पैसा, हम सब इसी पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर पैसा हो तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर सच है कि अगर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा तय करता है कि हम कौन हैं। पैसा हमारी इज्जत बढ़ाता है। पैसा हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमें आजादी देता है। इतनी अहम चीज को कमाने के दौरान हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो वो जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है। हमारे माता पिता के समय में भी पैसे को लेकर कुछ गलत फहमियां थीं, लेकिन वे पैसा बचाने और खर्च करने में बहुत जिम्मेदार थे। इसी वजह से आज हम में से कई लोगों का जीवन स्तर बेहतर है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? हम बस दिन काट रहे हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी कोई गणित नहीं है जो जोड़ घटाव करके चले। हम कहते हैं कि कमाने के लिए ही तो खर्च करना है और बिना किसी डर के पैसा उड़ा रहे हैं। हमें अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें एक अच्छी जिंदगी दी, लेकिन क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को वैसा ही भविष्य दे पाएंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पैसे को संभालने के मामले में बहुत लापरवाह हो चुके हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी कमाई कहाँ जा रही है। ऐसे में मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दे सकता हूँ? मेरी कोई परमानेंट नौकरी भी नहीं है। ऐसे में अगर मैं 50 साल की उम्र के बाद कमाना चाहूँ तो क्या कर पाऊंगा? यही सब सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है। कैसे पैसे को सही तरीके से संभालें, कैसे बचत करें, सिर्फ 1000 रुपये प्रति महीने बचाकर करोड़पति कैसे बन सकते हैं, यही सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेट्स कम इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, ट्रैक योर स्पेंडिंग। 10,000 कमाते वक्त भी यही बोला था, 50,000 कमाने पर भी यही बोला था, और अब जब मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तब भी यही कह रहा हूँ। पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। ये लोग बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पैसा बचाते हैं उसे फिर से खर्च कर देते हैं और फिर महीने के आखिर में वही सवाल करते हैं, आखिर मेरी कमाई जा कहाँ रही है? जिस तरह से व्यक्तिगत अनुशासन जरूरी है, उसी तरह आर्थिक अनुशासन भी बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बचत करने से पहले खर्च कर देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। बचत करने से पहले सबसे जरूरी चीज है ट्रैक योर स्पेंडिंग। इफ यू कैंट मेजर इट, यू कैंट मैनेज इट। अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो इसे संभाल भी नहीं सकते। आपको सबसे पहले अपनी खर्च की आदतों को ट्रैक करना होगा, तभी आप अपने पैसे को सही से संभाल पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है तो यकीन मानिए आपको इसे संभालना भी नहीं आएगा। 2, बजट बनाना। बजट बनाकर जीना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर अभी नहीं किया तो बाद में और भी मुश्किलें होंगी। जब आप अपने खर्च को ट्रैक करेंगे तो ये साफ दिखेगा कि कौन कौन से खर्च गैर जरूरी हैं। अब आपको उन खर्चों को काटना होगा और तय करना होगा कि मैं सिर्फ इन्हीं चीजों पर खर्च करूंगा, इतना ही पैसा खर्च करूंगा। यह काम सैलरी आने से पहले ही कर लेना चाहिए। जितना संभव हो अपने बजट के अंदर ही अपने खर्च पूरे करने की कोशिश करें। खास तौर पर अगर आप बैचलर हैं तो अभी से बजट बनाकर खर्च करने की आदत डालें। इससे शादी के बाद भी आप एक जिम्मेदार इंसान बन पाएंगे। स्टेप नंबर 3, इम्पल्स शॉपिंग। अचानक की गई खरीदारी। अचानक कोई चीज देखकर खरीद लेना इम्पल्स शॉपिंग कहलाता है। कई बार हम किसी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, वे अपने लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं और अचानक हमें भी कुछ खरीदने का मन करने लगता है। बिना बजट की परवाह किए हम भी शॉपिंग कर लेते हैं। कभी कभी किसी दुकान या वेबसाइट पर लिखा होता है आज ही का ऑफर, सिर्फ आज के लिए छूट, और हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। ऐसी खरीदारी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महीने के आखिर में बजट बिगड़ता है तो हमें समझ भी नहीं आता कि दिक्कत कहां से आई। नंबर 1, ट्रैक योर स्पेंडिंग। पहले खर्च को समझें। नंबर 2, मेक अ बजट। गैर जरूरी खर्चों को हटाकर सीमित खर्च करें। नंबर 3, अवॉइड इम्पल्स शॉपिंग। फालतू खरीदारी से बचें। अगर आप ये 3 बातें अपनाते हैं तो पैसा आपके हाथ में रहेगा, न कि बिना हिसाब के खर्च हो जाएगा। अगर आपको सच में किसी चीज की जरूरत है तो उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा ऑफर है, पसंद आ गया, इसलिए खरीद रहा हूं। इस सोच के साथ की गई खरीदारी आपके फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ आगे बढ़ाती रहेगी। इम्पल्स शॉपिंग को कैसे कंट्रोल करें? अगर आपको लगता है कि मैं खुद को रोक ही नहीं सकता, महीने में 1 बार तो शॉपिंग के लिए जाना ही पड़ेगा, तो आप अपने मासिक आय, मंथली इनकम का 5 से 10% सिर्फ शॉपिंग के लिए अलग रख दें। लेकिन जरूरी नहीं कि हर महीने शॉपिंग करें। अगर आप 3 महीने तक शॉपिंग न करें तो आपके पास अच्छा खासा पैसा बचा रहेगा। फिर आप मनचाही चीज खरीद सकते हैं बिना बजट बिगाड़े। हम पैसा कमाते ही हैं खुश रहने के लिए। ऐसे छोटे छोटे आनंद हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन शॉपिंग के लिए तय की गई रकम से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा खर्च करने का मन कर रहा हो तो पहले जो बताया गया था वो याद करिए। स्टेप नंबर 4, पे ऑफ योर डेट। बिना कर्ज चुकाए पैसा बचाना वैसा ही है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी भरना।
अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप लगभग माइनस में ही जी रहे हैं। पहले उस माइनस से जीरो तक आना जरूरी है, फिर जीरो से प्लस में जाना है। कुछ लोग 10 से 15 साल तक कर्ज चुकाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं और सोचते हैं कि पहले कर्ज चुका लूं फिर बचत करूंगा, तो ये काम नहीं करेगा। बचत और कर्ज चुकाने का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जो पैसा आप खर्च करने के लिए रखते हैं उसमें से कम 10% बचत में डालना शुरू करें। इससे धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त होने के साथ साथ बचत भी कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5, इमरजेंसी फंड। अब मान लीजिए कि आपने कर्ज चुका दिया और बचत करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक कोई मुसीबत आ गई। बाइक रिपेयर के लिए 10,000 से 15,000 रुपए का खर्च आ गया, घर खाली करने का दबाव आ गया, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ गई। इन सब हालात में हम क्या करेंगे? जो पैसा बचाया था उसे ही खर्च करेंगे। यही वजह है कि इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड कम से कम 2 से 3 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकें। इमरजेंसी फंड को सही तरीके से कैसे रखें? इमरजेंसी फंड को अलग अकाउंट में रखना चाहिए और इसे कभी भी लग्जरी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे जमा करना आसान नहीं है, कम से कम 2 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे बचा कर रखा तो किसी भी आपात स्थिति में यह बहुत काम आएगा और आपकी बाकी सेविंग्स पर असर नहीं पड़ेगा। जब भी इसे इस्तेमाल करना पड़े, अगले महीनों में धीरे धीरे इसे फिर से भरना जरूरी है। स्टेप नंबर 6, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, ल्यूकरी के लिए नहीं। अगर आप बेवजह खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कर्ज में डुबो देगा। नंबर 2, हमेशा ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन पेमेंट समय पर करना जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी बिल समय पर नहीं भर पाए तो यह खतरे की घंटी है। अगर आपका अब तक सब ठीक चल रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप लग्जरी चीजों के लिए भी कार्ड इस्तेमाल करने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब बिल चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन 2 नियमों में से कोई भी फॉलो नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड रखना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल से कैसे बचें? कुछ लोग एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल भरते हैं, फिर दूसरे कार्ड से पहले का बिल भरते हैं। यह खतरनाक आदत है और आपको भारी कर्ज में फंसा सकती है। याद रखें, क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं है, यह किसी और का पैसा है। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो कृपया क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च न करें। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1,50,000 रुपये है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा 1,50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिमिट को पूरी तरह इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपका CBIL स्कोर खराब हो सकता है। अब सवाल यह आता है, क्या क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल भी हो सकता है? अगर आपने कभी कोई लोन नहीं लिया और आपका CBIL स्कोर कम है तो क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करके इसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप जरूरी चीजों के लिए ही कार्ड का इस्तेमाल करें, जैसे ग्रोसरी खरीदना, पेट्रोल भरवाना, डेली यूज के सामान लेना। इसके बदले आपको कुछ ऑफर्स और कैशबैक भी मिल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अ पावरफुल वेपन। क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली हथियार की तरह है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो सबसे पहले नुकसान हमें ही होगा। स्टेप नंबर 7, वेल्थ क्रिएशन, मनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब तक हमने देखा इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, एक्स्ट्रा खर्च कम करना, लोन्स चुकाना, इमरजेंसी फंड बनाना। अब बारी आती है पैसे को सही जगह सेव और इन्वेस्ट करने की। शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए क्या करें? अगर शॉर्ट टर्म कम समय के लिए पैसे बचाना है तो RD, FD या फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट CIT जैसे विकल्प सही रहेंगे। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना, बेटी की शादी, बेटे को बिजनेस के लिए पैसे देना, रिटायरमेंट के लिए बड़ी रकम जोड़ना, तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा विकल्प है। स्टॉक मार्केट को रिस्की क्यों कहते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो स्टॉक मार्केट में जोखिम, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कम से कम 5 साल का समय है तो यह रिस्क फ्री बन जाता है। एग्जाम्पल, बेटी की शादी के लिए पैसे बचाना। अगर बेटी की शादी 15 साल बाद करनी है तो बैंक से लोन लेने की बजाय अभी से इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। मान लीजिए आप हर महीने 2,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। 15 साल तक 2,000 रुपये हर महीने डालने से आपकी इनकम कितनी होगी? आपका कुल इन्वेस्ट अमाउंट 3,86,000 रुपये होगा। आपको मिलने वाली रकम 18,38,418 रुपये होगी। मतलब आपको 3,86,000 रुपये इन्वेस्ट करके 18 लाख मिल सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में 5 से 10 लाख में अच्छे से शादी हो जाती है। ऐसे में 18 लाख एक बड़ी रकम होगी। अब सवाल यह आता है, क्या हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकते हैं? अगर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया जाए और 18% ग्रोथ रेट मिले
तो 30 साल बाद आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा 3,60,000 रुपए। आपको मिलने वाली कुल रकम होगी 1,43,00,000। इसमें से टैक्स और चार्जेस काटकर करीब 1,15,00,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? आज अगर 75 लाख की वैल्यू है तो 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी इतनी ही होगी। लेकिन अगर 1,000 हर महीने नहीं बचाते तो 30 साल बाद आपको फिर से पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी बचत शुरू करें और सही जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर अचानक नौकरी छूट जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए या आपकी सेविंग खत्म हो जाए तो दूसरों से पैसे मांगने की नौबत आ सकती है, अपने रिश्तेदारों या बच्चों से भी। लेकिन अगर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया जाए तो न सिर्फ आप करोड़पति बन सकते हैं बल्कि रिटायरमेंट के लिए भी पैसे का इंतजाम हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह आता है, स्टॉक मार्केट में 18% रिटर्न कैसे मिलेगा? अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करें, ट्रेडिंग मत करें, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग से दूर रहें। ऐसा करने वाले ही स्टॉक मार्केट को रिस्की बताते हैं। तो फिर इन्वेस्ट कहां करें? टॉप 50 कंपनीज वाले इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न कम 10 से 12% हो सकता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल होती हैं, कम रिस्क लेकिन ग्रोथ भी धीमी। मिड कैप कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, ज्यादा ग्रोथ थोड़ा ज्यादा रिस्क। पिछले डेटा के अनुसार इसका ग्रोथ रेट 23% था, लेकिन आने वाले 30 सालों में यह 18% से नीचे नहीं जाएगा। अगर मिड कैप नीचे जाता है तो लार्ज कैप ऊपर जाएगा, अगर लार्ज कैप नीचे जाता है तो मिड कैप ऊपर जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट के लिए अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करें, अपना रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखें और कंपेयर करें। हर महीने 1,000 रुपये से शुरुआत करें। लॉन्ग टर्म सोचें, म्यूचुअल फंड्स में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। अगर आपका मनी माइंडसेट बदलना है तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ें। इस सीरीज में और वीडियो आएंगे, बस आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं, बाय।